नमस्कार मित्रों, आज हम आपके साथ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसने विश्व इतिहास को एक नई दिशा दी। और वो समस्या थी बाल्कन समस्या, जो प्रथम विश्व युद्ध का कारण बनी। बाल्कन समस्या क्या है, बाल्कन क्षेत्र क्या था, कैसे यह समस्या एक नासूर बन गई और संसार को पहला महायुद्ध इसकी वजह से झेलना पड़ा। आइए हम इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम मानचित्र पर यूरोप के देशों से परिचित हो लेते हैं। आपके सामने यूरोप का मानचित्र बना हुआ है, आइए देखते हैं। यूरोप साथ साथ अफ्रीका को भी देख करके विश्व मानचित्र में इसको समायोजित करने अफ्रीका से ऊपर भूमध्य सागर, पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग और जर्मनी का क्षेत्र, इधर ग्रेट ब्रिटेन, आयरलैंड, ऊपर यहां डेनमार्क आप देख रहे हैं, नॉर्वे, स्वीडन, ये रूसी क्षेत्र, ये इटली और इसके बगल जो एक प्रायद्वीपीय क्षेत्र देख रहे हैं आप, इसको देखिए आप, ये है बाल्कन प्रायद्वीप। दो समुद्रों के बीच एड्रियाटिक सागर और इधर है एजियन सागर। दो समुद्र हैं, एड्रियाटिक सागर और एजियन सागर, इधर नीचे से भूमध्य सागर। तो तीन ओर से घिरा हुआ ये स्थल पिंड, इसको हम बाल्कन प्रायद्वीप कहते हैं। उसके पूर्व में काला सागर, पूर्व में स्थल खंड आप देख रहे हैं, ये ऑटोमन साम्राज्य है जिसको हम आज टर्की के नाम से जानते हैं। नीचे इधर सीरिया का क्षेत्र, सीरिया, इजराइल, अरब प्रायद्वीप का क्षेत्र, भूमध्य सागर, ये वो स्थान है जहां पर सुएज नहर बनाई गई आगे चल करके। तो काला सागर और एड्रियाटिक सागर, एजियन सागर, इधर भूमध्य सागर, इसके बीच का जो यह स्थलखंड है, इसे हम बाल्कन प्रायद्वीप के नाम से जानते हैं। सबसे दक्षिण में जो देश है इसका यूनान, इधर देखिए अल्बानिया, बुल्गारिया, मैसेडोनिया, रोमानिया, मोल्दाविया, सर्बिया, बोस्निया, ये बाल्कन प्रायद्वीप के देश हैं। और इस बाल्कन प्रायद्वीप के क्षेत्र पर ऑटोमन साम्राज्य का नियंत्रण था। 1453 में ऑटोमन तुर्कों ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। और आपको बता दें, यह क्षेत्र धार्मिक दृष्टि से यहां के लोग ईसाई धर्म के मानने वाले हैं, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च के मानने वाले हैं। ऑटोमन साम्राज्य ने इस पर 1453 में अधिकार कर लिया। ऑटोमन साम्राज्य के लोग इस्लाम धर्म के मानने वाले हैं। धार्मिक अंतर था, निवासी ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च को मानने वाले, शासक इस्लाम धर्म के। ऑटोमन साम्राज्य का दबदबा इस क्षेत्र पर 15वीं शताब्दी से लेकर के 19वीं शताब्दी के प्रथम पूर्वार्ध तक रहा। उसके बाद धीरे धीरे कम होने लगा। जब तक ऑटोमन साम्राज्य शक्तिशाली रहा, बाल्कन प्रायद्वीप के क्षेत्र स्वतंत्र होने के लिए प्रयास नहीं कर पाए। आगे चल करके परिस्थितियां ऐसी बदली, ऑटोमन साम्राज्य की कमजोरी, विश्व राजनीति में हुए परिवर्तनों, उन्होंने इस क्षेत्र में राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना के लिए उथल पुथल पैदा कर दी। आज उसी प्रकरण को हम देखते हैं। तो आप परिचित हो गए होंगे इन देशों से कि ऑटोमन साम्राज्य के पास में स्थित है बाल्कन प्रायद्वीप और इसके ऊपर ऑटोमन साम्राज्य का नियंत्रण था। कौन कौन से देश आते थे, इनसे भली भांति परिचित हो लें, क्योंकि जब हम समस्या को डिस्कस करेंगे तो इन देशों का बार बार उल्लेख आएगा कि कौन सा देश किसके साथ था। मुख्य रूप से जो ताकतें थी, उन ताकतों से परिचित हो लें। रूस, बाल्कन प्रायद्वीप को लेकर के कौन से देश आपस में गुत्थम गुत्था होने के लिए तैयार थे? रूस, ऑस्ट्रिया, इटली, टर्की, यहां पर जर्मनी।
यूरोप की राजनीति को प्रभावित करने वाला दो बड़े देश, एक ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस, इनको भी साथ साथ देख लें। अब आइए हम चर्चा करते हैं कि बाल्कन प्रायद्वीप के निवासियों का मुख्य धर्म ग्रीक ऑर्थोडॉक्स। बाल्कन प्रायद्वीप के ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ऊपर से, बोस्निया हर्जेगोविना, सर्बिया, यहां के रहने वाली जो जनजात के लोग थे वो स्लाव मूल के थे। स्लाव जात के लोग, स्लाव जनजात के लोग बाल्कन क्षेत्र में ज्यादा रहते थे। ओके, धर्म इनका ईसाई, स्लाव जनजाति। शासन इस्लाम धर्म के लोगों का, तुर्कों का। उन्नीसवीं शताब्दी में ऐसा क्या हुआ कि इस क्षेत्र में राजनीतिक हलचल तेज कैसे हो गई? तीन मुख्य कारण हैं इसके। पहला कारण रोमानी राष्ट्रवाद। 19वीं शताब्दी में यूरोप में एक सांस्कृतिक आंदोलन चालू हुआ जिसको कवियों, कलाकारों ने, संगीतकारों ने प्रारंभ किया। उनका यह मानना था कि राष्ट्रीय भावना को जागृत करने में लोकगीत, लोक संगीत, लोक नृत्य, जो जनमानस की भावनाएं हैं वो ज्यादा प्रभावी हैं, और इसीलिए उन्होंने विज्ञान और तर्क को छोड़ करके लोगों की भावनाओं को एकजुट करने के लिए, लोगों को साझा सामूहिक हितों के जोड़ने के लिए उन्होंने नृत्य, संगीत और कलाओं को महत्व दिया। और इस तरह से उन्होंने रोमानी राष्ट्रवाद के माध्यम से एक सांस्कृतिक आंदोलन पूरे यूरोप में चलाया और उसका प्रभाव बाल्कन क्षेत्र पर भी पड़ा। बाल्कन क्षेत्र के लोग जो स्लाव जात के रहने वाले थे, उनकी संस्कृति एक थी, एक सांस्कृतिक आंदोलन था। संस्कृति एक होने के नाते चाहे वो विभिन्न देशों में कहीं भी रह रहे थे, उनमें एक राजनीतिक जागरूकता पैदा हुई, उनमें एक राष्ट्रीय भावना का संचार हुआ। तो रोमानी राष्ट्रवाद का प्रभाव बाल्कन क्षेत्र पर भी पड़ा। दूसरा, ऑटोमन साम्राज्य का विघटन। ऑटोमन साम्राज्य का विघटन, ऑटोमन साम्राज्य कमजोर हो गई। ऑटोमन साम्राज्य जो शक्तिशाली साम्राज्य था, जिसने इस बाल्कन प्रायद्वीप पर 15वीं शताब्दी से अधिकार कर रखा था, 19वीं शताब्दी तक आते आते ऑटोमन साम्राज्य बिखरने लगा था। और यही कारण था कि पहला बाल्कन देश यूनान 1832 ईस्वी में स्वतंत्र हो गया। 1820 के दशक से वहां स्वतंत्रता का आंदोलन चला और 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि के द्वारा यूनान आजाद हो गया। एक बाल्कन देश आजाद हो गया तो उसका प्रभाव दूसरे बाल्कन क्षेत्र के देशों पर भी पड़ा। अब हर देश स्वतंत्रता की मांग करने लगा, राजनीतिक स्वतंत्रता। नंबर 3, जो राजनीतिक स्वतंत्रता थी, इसकी मांग तेज हो गई। बाल्कन प्रायद्वीप के जो देश थे, उनकी मांग राजनीतिक स्वतंत्रता और अपने राष्ट्रीय राज्य की स्थापना के लिए प्रयास तेज हो गए। तो 19वीं शताब्दी में इन तीन कारणों से, रोमानी राष्ट्रवाद की भावना जागृत होने से, ऑटोमन साम्राज्य की कमजोरी और यूनान का स्वतंत्र होना, यूनान की स्वतंत्रता को देख करके शेष बाकी बचे जो बाल्कन प्रायद्वीप के देश थे, उनमें राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने और राष्ट्रीय राज्य की स्थापना करने का जो दौर था वो प्रारंभ हो गया। अब हर देश चाहता था कि हम स्वतंत्र हो जाएं। इसमें कुछ पड़ोसी शक्तियां सहयोग भी दे रही थी, कुछ यूरोप की परिस्थितियां भी सहयोग दे रही थी। वो कैसे, कौन कौन सी परिस्थितियां थी, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। बाल्कन प्रायद्वीप का जो क्षेत्र था वो यूरोप की राजनीति से भी प्रभावित हो रहा था। 1854 में क्रीमिया का युद्ध हुआ, इसका प्रभाव बाल्कन क्षेत्र पर पड़ा। क्रीमिया का युद्ध, रूस एक तरफ था, रूस के खिलाफ टर्की, इंग्लैंड, फ्रांस और सार्डिनिया। इस युद्ध में रूस हार गया था
और ये देश जीत गए थे। तो इन देशों का प्रभाव, इंग्लैंड, फ्रांस, इनका प्रभाव टर्की पर बढ़ गया। ऑटोमन साम्राज्य के ऊपर इनका प्रभाव था। रूस पराजित हो चुका था। रूस इस क्षेत्र में अपना प्रभाव स्थापित करने की चेष्टा कर रहा था, क्योंकि उसको क्रीमिया युद्ध के अपमान का बदला जो लेना था। तो क्रीमिया युद्ध 1866 में, प्रसा और ऑस्ट्रिया युद्ध, जिस युद्ध में ऑस्ट्रिया पराजित हुआ। ऑस्ट्रिया देखिए पड़ोसी देश है। ऑस्ट्रिया पराजित हो चुका था प्रसा के हाथों। अब ऑस्ट्रिया संभावनाएं तलाश कर रहा था कि वो बाल्कन क्षेत्र में जो ये कमजोर देश हैं, छोटे छोटे देश हैं, ऑटोमन साम्राज्य से इनको छीन करके इन पर अपना अधिकार स्थापित कर ले। जो वैभव उसने प्रसा के साथ खोया है उसकी भरपाई वो बाल्कन क्षेत्र में कर ले। तो ऑस्ट्रिया बाल्कन क्षेत्र के ऊपर निगाहें जमा रखा था। दूसरा, इटली भी पड़ोसी था, तो इटली की भी निगाहें बाल्कन क्षेत्र पर थी। बाल्कन क्षेत्र पर 3 शक्तियां, रूस, ऑस्ट्रिया, इटली, तीनों की निगाहें थी। तीनों ऑटोमन साम्राज्य की कमजोरी का लाभ उठाकर अपना प्रभाव स्थापित करना चाहते थे। 1870 के बाद इस क्षेत्र पर रूस का प्रभाव बढ़ने लगा। रूस धीरे धीरे इस क्षेत्र में अपनी कूटनीतिक चालें चलने लगा और उसने बोस्निया में विद्रोह करवा दिया। 1875 में बोस्निया में विद्रोह हुआ और उस विद्रोह को रूस का समर्थन था। इसमें टर्की की हार हो गई। बोस्निया, सर्बिया, ये वो क्षेत्र हैं जहां स्लाव जात के लोग ज्यादा रहते थे। बोस्निया हर्जेगोविना और सर्बिया ये स्लाव बाहुल इलाका था। रूस ने यहां पर अपनी कूटनीतिक चाल चली। रूस ने सर्बिया, जहां स्लाव ज्यादा थे, सर्बिया को नेता बनाया और सर्बिया के माध्यम से उसने इस क्षेत्र में एक आंदोलन चलाया जिसको कहते हैं सर्व स्लाव आंदोलन या पैन स्लाव आंदोलन। सर्व स्लाव आंदोलन या पैन स्लाव आंदोलन। सर्बिया को आगे करके सर्बिया को उसने फंडिंग की, सर्बिया को उसने सहायता दी, उसने सर्बिया को उकसाया कि स्लाव जात के लोगों के लिए आप अलग देश बनाओ, अलग देश की मांग करो। रूस चाहता था कि सर्बिया अगर स्लाव जात के लिए अलग देश बनाएगा तो बोस्निया हर्जेगोविना सहित सर्बिया का यह बड़ा इलाका एक नया देश बन जाएगा स्लाव लोगों के लिए। और अगर सर्बिया इसको करने में सफल हो गया तो इस क्षेत्र पर रूस का अप्रत्यक्ष प्रभाव स्थापित हो जाएगा। रूस ने कूटनीतिक चाल चली कि बिना लड़ाई लड़े इस क्षेत्र पर अपना प्रभाव स्थापित हो जाए। यह पैन स्लाव या सर्व स्लाव आंदोलन रूस की कूटनीतिक योजना का हिस्सा था, किंतु ऑस्ट्रिया इसको समझ गया। बाल्कन क्षेत्र में हो रही उठापटक को सुलझाने के लिए 1878 ईस्वी में बर्लिन में एक कॉन्फ्रेंस रखी गई जिसको कहते हैं बर्लिन कांग्रेस। 1878 में बर्लिन कांग्रेस बाल्कन प्रायद्वीप के क्षेत्र की समस्याओं को सुलझाने के लिए रखी गई, लेकिन राष्ट्रवादी हितों के नाते, साम्राज्यवादी हितों के नाते इस कांग्रेस में भी कोई इसका निदान नहीं निकल सका। बर्लिन कांग्रेस में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे डिजरेली और जर्मनी के प्रधानमंत्री बिस्मार्क। इन दोनों का प्रभाव ज्यादा था और इन्होंने अपनी साम्राज्यवादी हितों की पूर्ति के लिए बर्लिन कांग्रेस में कोई निर्णय नहीं निकलने दिया। रूस का बर्लिन कांग्रेस में एक प्रकार से अपमान हुआ। रूस को एक धक्का और लगा। रूस अपनी इस कूटनीतिक योजना को पूरा करना ही चाहता था किसी भी तरीके से, लेकिन अब रूस के रास्ते में एक रुकावट आ रही थी ऑस्ट्रिया की। ऑस्ट्रिया भी बोस्निया हर्जेगोविना और सर्बिया का पड़ोसी क्षेत्र था। ऑस्ट्रिया स्वयं इस पर अधिकार करना चाहता था। रूस
कूटनीतिक चाल चल करके अधिकार करना चाहता था, ऑस्ट्रिया ने अग्रगामी नीति अपनाई। ऑस्ट्रिया ने एक तेज नीति अपनाई। उसने कूटनीतिक योजना न करके उसने सीधे 1908 में बोस्निया पर आक्रमण करके बोस्निया को जीत लिया। बोस्निया और हर्जेगोविना को उसने जीत लिया। बोस्निया और हर्जेगोविना को ऑस्ट्रिया के द्वारा जीत लेने से इस क्षेत्र में समीकरण बिगड़ गए। रूस गुस्सा हो गया। रूस ने ऑस्ट्रिया पर आक्रमण करने की धमकी दे दी, लेकिन ऑस्ट्रिया ने इससे पहले ही जर्मनी के साथ सुरक्षात्मक संधि कर रखी थी। ऑस्ट्रिया जर्मनी, ये ऑस्ट्रिया जर्मनी और इटली 1882 ईस्वी में इन्होंने आपस में एक संधि कर रखी थी। इसको त्रिगुट, इन देशों को त्रिगुट या ट्रिपल अलायंस कहा गया था। 1882 में इन्होंने संधि कर रखी थी, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की ने। इस संधि का लाभ यह मिला कि ऑस्ट्रिया का साथ जर्मनी ने देना स्वीकार कर लिया। रूस ने धमकी तो दी, क्योंकि रूस का जो स्वप्न था वो खंडित हो गया। रूस चाहता था बोस्निया हर्जेगोविना सहित सर्बिया का क्षेत्र उसको मिलेगा और वहां पर उस स्लाव जात के लिए एक अलग देश बनाएगा, किंतु बोस्निया और हर्जेगोविना का इलाका ऑस्ट्रिया के अधिकार में आ गया। रूस ने जो सपना देखा था वो खंडित हो गया, इसलिए रूस को बहुत धक्का लगा। रूस ने धमकी तो दी, लेकिन जर्मनी के द्वारा ऑस्ट्रिया का साथ देने का आश्वासन देने पर रूस पीछे हट गया। अब रूस ने भी इस क्षेत्र में शक्तिशाली मित्रों की तलाश करनी चालू की। यही से प्रारंभ होता है विश्व राजनीति में गुटों का निर्माण। एक गुट तो पहले ही बन चुका था। अब रूस ने अपना शक्तिशाली गुट फ्रांस और ब्रिटेन के साथ बनाया। फ्रांस, ब्रिटेन और रूस, इन्होंने अपना एक गुट बनाया। इसको कहते हैं ट्रिपल एंटेंट या त्रिराष्ट्र। रूस, फ्रांस और ब्रिटेन, इनका एक गुट बन गया। जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली का एक गुट बन गया। इस क्षेत्र को लेकर के यूरोप दो गुटों में बट गया, त्रिगुट और त्रिराष्ट्र। अब जो बाकी बचे देश थे छोटे छोटे, इन देशों को लेकर के भी राजनीति गर्मा गई। इसी बीच बुल्गारिया, ये देखिए, बुल्गारिया ने भी 1908 में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। काला सागर के पास बुल्गारिया ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। ऑटोमन साम्राज्य कमजोर था, वो इसके ऊपर नियंत्रण नहीं रख सका, बुल्गारिया स्वतंत्र हो गया। सर्बिया, जो अभी रूस के साथ था, सर्बिया के प्रभाव में वृद्धि हुई। बुखारेस्ट की एक संधि हुई और उस बुखारेस्ट की संधि से सर्बिया को मोल्दाविया क्षेत्र में एक बड़ा भूभाग मिला। तो सर्बिया इस क्षेत्र का एक बड़ा देश धीरे धीरे उभरा, जो कि रूस का सहयोगी देश था। रूस का प्रभाव बढ़ा। लेकिन इसी बीच अल्बानिया, ये देखिए, अल्बानिया ने 1913 में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। बोस्निया हर्जेगोविना 1908 में ही ऑस्ट्रिया द्वारा जीता जा चुका था। बुल्गारिया 1908 में स्वतंत्र हो गया। अल्बानिया 1913 में स्वतंत्र हो गया। मैसेडोनिया, रोमानिया, ये जो छोटे छोटे राज्य बचे, क्रोएशिया, स्लोवानिया, अब इनको लेकर के रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और इसकी विरोधी शक्ति जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली, इनमें नोक झोंक होने लगी। इसी बीच जो सर्बिया का इलाका बोस्निया हर्जेगोविना वाले क्षेत्र का था, उस क्षेत्र को, इस पर ऑस्ट्रिया का अधिकार था। इस क्षेत्र को ऑस्ट्रिया ने जीत लिया था। बाल्कन क्षेत्र की राजनीति अब गर्म हो रही थी। संसार में ऐसे दो गुट बन गए थे और इनमें नोक झोंक प्रारंभ हो गई थी। ऐसी स्थिति में ऑस्ट्रिया ने अभी नई नई जो टेरिटरी उसने जीती थी बोस्निया हर्जेगोविना की, इस बोस्निया हर्जेगोविना की यात्रा पर ऑस्ट्रिया का राजकुमार
आर्क ड्यूक फर्डिनेंड घूमने आया। वो अपनी पत्नी के साथ यहां पर निरीक्षण करने आया था। सराजेवो नगर गया और सराजेवो नगर में उसकी पत्नी मारिया सोफी और स्वयं आर्क ड्यूक फर्डिनेंड दोनों यात्रा पर थे। 28 जून 1914 को जब ये सराजेवो नगर में आए, सर्बिया ने, जो रूस का मित्र था, ध्यान रखना, सर्बिया ने अपनी इस क्षेत्र की हार का बदला लेने के लिए ऑस्ट्रिया का राजकुमार आर्क ड्यूक फर्डिनेंड, जो गद्दी का उत्तराधिकारी था, उसकी हत्या की योजना बना दी। सर्बिया के इशारे पर एक सर्बिया का आतंकवादी संगठन था ब्लैक डेथ और एक काला हाथ, इन दोनों ने मिलकर के आर्क ड्यूक फर्डिनेंड और मारिया सोफी दोनों की हत्या की योजना बना दी। और जब वो सराजेवो नगर में बग्घी से गुजर रहे थे तो गैब्रिलो पिंसेप नाम के व्यक्ति ने 2 गोलियां चलाई। एक राजकुमार आर्क ड्यूक फर्डिनेंड, उसे मारा गया, दूसरा उसकी पत्नी मारी गई। सराजेवो के इशारे, ये सर्बिया के इशारे पर सराजेवो नगर में यह हत्याकांड 28 जून को हो गया। 28 जून को ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी मार दिया गया और यह विवाद बाल्कन को लेकर के ही था। ऑस्ट्रिया ने इस हत्या का उत्तरदायी सर्बिया को माना और उसे अपराधी को सौंपने का 1 माह का अल्टीमेटम दिया। किंतु सर्बिया के ऊपर बरदहस्त था रूस उसका मित्र था। सर्बिया ने ऑस्ट्रिया की चेतावनी को, अल्टीमेटम को ध्यान ही नहीं दिया। किसी बड़े देश ने भी इसमें हस्तक्षेप नहीं किया। सर्बिया ने अपराधी नहीं सौंपे और 28 जुलाई 1914 को इसी इशू को लेकर के, इसी मुद्दे को लेकर के ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के ऊपर आक्रमण की घोषणा कर दी। ऑस्ट्रिया ने जो सर्बिया पर आक्रमण की घोषणा कर दी तो सर्बिया का चूंकि मित्र था रूस, और रूस के साथ गुट में जुड़े थे ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस, ये सब एक साथ आ गए। ऑस्ट्रिया का गुट था जर्मनी के साथ टर्की, जर्मनी के साथ इटली भी शामिल था। लेकिन जब विश्व युद्ध की नौबत आई तो इटली इस गुट को छोड़ गया, इटली ने इस गुट को क्विट कर दिया, टर्की इस गुट में शामिल हो गया। ऑस्ट्रिया, जर्मनी, टर्की एक तरफ, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन एक तरफ, और यही विश्व युद्ध की शुरुआत थी। तो इस तरह एक छोटे से विवाद ने बाल्कन समस्या विश्व युद्ध का कारण बन गई। एक समय बिस्मार्क ने कहा था कि मैं भले ना रहूं, लेकिन आने वाला जो प्रथम विश्व युद्ध होगा वो पूर्व की समस्या को लेकर के लड़ा जाएगा। वास्तव में उसका कहना सत्य से ही हुआ। उसने जो कहा था, यह बाल्कन समस्या जो पूर्व की समस्या थी, यह संसार के लिए विश्व युद्ध का एक कारण बन गई। यह था बाल्कन प्रश्न, और किस प्रकार यह विश्व युद्ध के लिए एक बीज का काम इसने किया। शायद यह समस्या नहीं होती तो मानवता का जो नरसंहार हुआ, 6.5 करोड़ सैनिकों ने इसमें युद्ध किया, 27 देशों ने इस युद्ध में भाग लिया, 4 वर्ष 3 माह तक युद्ध चला, तो इतनी जन और धन की शायद हानि नहीं होती। तो ये बाल्कन समस्या विश्व युद्ध का सबसे बड़ा कारण था। आपको वीडियो कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रिया आप देंगे, अपने मित्रों को भी इसे शेयर करेंगे। धन्यवाद।